गुड इवनिंग एवरीवन। बायजूस एग्जाम प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आज अपने निबंध की चौथी कक्षा में हम लोग पहुंच चुके हैं। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सब ठीक है? गुड। मोटिवेशन थॉट हिंदी में डालना। कहाँ से हिंदी में डालना है? 1 मिनट का और इंतजार कर लेते हैं ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें आपको। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू। चलिए, गुड इवनिंग दीपक, जिसान, प्राची, सुरभि, त्रिषा, मयूरी, गणपत। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया है? सब लोग अच्छे हैं? सोनम, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो कल तक हमने जहां तक चर्चा की थी, जो बातें की थी, वो कहां तक आप लोगों के करीब पहुंची? कहां तक आप लोग उस बात से सहमत हैं? समझने में किसी को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई? देखिए, किसी एक का नाम अगर लेता हूं तो दैट इम्प्लाइज कि मैंने सभी की बात की है। अब जब तक नाम लेने की कोशिश करता हूँ शुरुआत से, तो अचानक से सारे के सारे नाम भाग जाते हैं। ठीक है, इतनी जल्दी आप लोग लिखते हैं। आप लोगों की टाइपिंग स्पीड मेरे बोलने की क्षमता से बहुत तेज है। ठीक है, चलिए। आई थी सर दिक्कत। देखिए, दिक्कत अचानक से एक दिन में, वो आपने एक कहावत सुनी होगी कि रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में जो है इमारत खड़ी नहीं होती। इमारत को खड़ी होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। उसी प्रकार जैसे जैसे अभ्यास करेंगे, मैंने आपको जो बताया है वो एक बुनियादी संरचना है, एक तरीका है। उस तरीके के माध्यम से जैसे जैसे आप शुरुआत करेंगे, जैसे जैसे लिखने का अभ्यास करेंगे, आपको सुलभता होने लगेगी, आपको आसानी लगेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अभ्यास और सुधार, ये दो चीजें हैं जो आपको बहुत ही आवश्यक है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी कल वाली क्लास मिस हो गई थी तो आज की क्लास समझ में आएगी? बिल्कुल आएगी। ठीक है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि पहले हमने बात क्या की थी कि निबंध की 3 तरह के आपको सामान्यतः देखने को मिलते हैं। पहला कथानक निबंध, दूसरा दार्शनिक निबंध, और तीसरा विश्लेषणात्मक निबंध। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो तीनों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये तीनों होते क्या हैं, इन तीनों को कैसे लिखा जाना चाहिए, और आज और कल में हमारी ये पूरी चर्चा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 2023 में जो निबंध पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, उन निबंधों का एक एग्जाम्पल हम लोग एक एक करके लेकर के चलेंगे। ठीक है, और इसी के साथ जब ये पूरा हमारा समाप्त हो जाएगा तो हमारी कक्षा भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जाते-जाते मैं कुछ टिप्स दे करके जाऊँगा, जिसको आपको अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन हाँ, करना आपको ही पड़ेगा। ठीक है? एक जो है सो बहुत अच्छी पंक्ति है कि मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूँगा, एक कतरा भी समंदर है गर तू दे दे। इसका तात्पर्य ये है कि आपको अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूँगा। दुनिया मुझे कुछ भी फ्री में दे दे, कुछ भी, मैं कुछ भी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ भी, ठीक है? तो वो मैं नहीं लूँगा। एक कतरा भी समंदर है गर तू दे दे, तू यहाँ पे खुद की बात कर रहा है। यदि आपको एक कतरा भी मिलता है अपनी मेहनत से, तो वो क्या होगी? आपकी कमाई होगी। तो वो समंदर के बराबर है। ठीक है? तो हमेशा क्या करना है? जी, अभी मैं सिर्फ आपको निबंध पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद
भविष्य में भविष्य की बातें भविष्य के लिए छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं कथानक निबंध पे। स्ट्रक्चर जिन लोगों को बनाने में दिक्कत आ रही है, तो आपको कल मैंने एक रामबाण तरीका बताया था कि यूपीएससी के सिलेबस का यूज करना। तो जैसे ही आप यूपीएससी के सिलेबस का यूज करने लगेंगे, स्वतः ही आपको थोड़ी सी सुलभता महसूस होगी, क्योंकि कोई भी टॉपिक इन आयामों से बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है अब सब आप लोग एकदम पूरी उत्साह के साथ मेरे साथ जुड़ने को तैयार हैं। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज अपने मॉड्यूल 3 पर, जो है कथा तथा तथ्यात्मक निबंध। कथानक निबंध क्या होता है? कथा किसको कहते हैं? राम कथा जो है, रामायण जो पुस्तक, आपने रामायण पुस्तक का नाम सुना है आपने? रामायण, महाभारत, ये किताबों का इनका नाम सुना है आपने? तो ये किताब क्या है? या रामचरितमानस है? ये किताब क्या है? ये किताब रिलीजियस बुक्स तो हैं, ठीक है, ये एक स्टोरी है। किसकी? जैसे रामायण में राम का जीवन चरित्र वर्णित है। राम कौन है? एक व्यक्ति है। उनके बचपन से लेकर के, उनके जन्म से लेकर के, जन्म के पीछे की थोड़ी कहानी से परिचित करते हुए, ठीक है, और क्या करते हैं, जीवन के प्रत्येक स्टेप की बात करते हुए, और राम के मृत्यु तक की कहानी रामायण में लिखी गई है। महाभारत में एक कुरु वंश है, कुरु वंश है, उस वंश, उस राजतंत्र की पूरी कहानी लिखी गई है, जिसमें पारिवारिक भेद से लेकर के कैसे कैसे उन्होंने सत्ता तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया, किसको लाभ मिला, किसको हानि मिली। एक बहुत अच्छा प्रश्न है गौरव कि अगर स्ट्रक्चर बनाते समय सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखिए, स्ट्रक्चर आपको अपने लिए बनाना है, उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर आपको रफ पेज पर बनाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको रफ पेज पे बनाना है। रफ पेज आपको बुकलेट के लास्ट में दिया जाता है, 4 पेज। ठीक है, तो वहां पे आप कुछ भी करें, ऊपर नीचे करें, लिखना जब आप निबंध लिखेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि प्रवाह बना रहे। ऊपर नीचे अब आर्थिक आयाम पहले लिख के सामाजिक बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सामाजिक पहले लिख करके धार्मिक आयाम आप बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आयाम तो वही होंगे ना। लिखना आपको अपने हिसाब से है, स्ट्रक्चर आपको अपने हिसाब से बनानी है। स्ट्रक्चर इसीलिए पहले बनाना होता है कि एक बार जब बना लेंगे तो उसमें कुछ अगर आपको लगता है परिवर्तन करने की संभावना है, तो वो आप कर सकते हैं लिखते समय। ठीक है सर, फिर से, तो जो रेड पेन से लिखे हैं, रेड पेन से तो अभी किताब का नाम लिखा है बस। ठीक है, तो हम लोग कथानक निबंध पर वापस आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए अपना पेन पेपर जो आप टाइपिंग कर रहे हैं उसको बगल में रख लीजिए। ठीक है, यह मेरा विनम्र अनुरोध है, और थोड़ी देर मेरी बात को सुनने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि मैं एक कथावाचक हूं, मैं आपको कथा सुना रहा हूं। ठीक है, और आप लोग एक शुद्ध यजमान की तरह कथा का श्रवण कर रहे हैं, सुनने पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए पेन पेपर को अपने साइड में कर लीजिए, मतलब कर लीजिए, टाइपिंग करना बंद कर दीजिए और सुनने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो कथा क्या होती है? कोई भी कहानी, उसको कथा कहते हैं। अब कहानी किसी की भी हो सकती है, कहानी मेरी हो सकती है, कहानी आपके जीवन की हो सकती है, कहानी किसी थर्ड पर्सन की हो सकती है। तो कहानी होगी, जब कहानी होगी तभी कथा की बात होगी। अब कहानी के दो पहलू हैं, एक आप अपनी कहानी स्वयं सुना रहे हैं,
और दूसरा पक्ष है कि आप जो कहानी कह रहे हैं वो किसी और की बात कर रहे हैं। तो जो आप अपनी कहानी बताते हैं उसको क्या कहते हैं? आत्मकथा। ठीक है? आत्मकथा, अपनी जीवनी स्वयं बता रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है, जिसका क्या नाम है? सत्य के साथ मेरा अनुप्रयोग। तो उसमें वो क्या बता रहे हैं? अपने जीवन की सभी घटनाएं कि कैसे-कैसे उनको सत्य और असत्य की तुलना करनी पड़ी, कैसे-कैसे उन्हें सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ा, कैसे-कैसे उनको लगा कि मेरा सत्य डगमगा सकता है और उसको उन्होंने कैसे विजय प्राप्त की। तो पूरे बुक में आप देखेंगे कि गांधी के जीवन की चर्चा है। ठीक है? तो ये हो गई आत्मकथा। एक होती है जीवनी, बायोग्राफी, जो किसी के बारे में कोई और लिखता है। उदाहरण के लिए रामायण। रामायण राम की जीवनी है। क्यों? क्योंकि इसे राम ने स्वयं नहीं लिखा। किसने लिखा इनके लिए? महर्षि वाल्मीकि ने। या फिर बाद में रामचरितमानस, जो राम के जीवन चरित्र का प्रदर्शन करती है, ये किसने लिखा? तुलसीदास ने। तो ये क्या हो गई? जीवनी हो गई। तो कोई भी कथानक जो है वो जीवनी हो सकती है या फिर आत्मकथा हो सकती है या फिर अपने अनुभव का प्रदर्शन हो सकता है कि आपने कोई घटना आपके जीवन में घटी। ठीक है? और आप उस घटना को जी रहे हैं। जीवनी और आत्मकथा दोनों अलग-अलग होता है, बिल्कुल सही बात है। जीवनी जब कोई और मेरी जीवन की चर्चा कर रहा है और आत्मकथा जिसे मैं स्वयं बता रहा हूं कि ये मेरी आत्मकथा है, मेरा जीवन इस तरह से गुजरा है। ठीक है? तो ये आपका अंतर है। रामायण पढ़कर कैसे होगा, प्लीज बताइए। पहली बात तो अभी मैंने आप सभी से कहा कि थोड़ी देर के लिए टाइप करना बंद कर दीजिए। ठीक है? और केवल सुनने पर ध्यान दीजिए। तो कथा क्या होती है कि किसी की कहानी, ठीक है, तो किसी की कहानी होगी, कोई बता रहा होगा, स्वयं बता रहा हो या कोई दूसरा बता रहा हो। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि कथानक निबंध किसे कहेंगे, तो यह निबंध किसी भी दस्तावेज का हिस्सा होगा जो अपने जीवन की कहानी या किसी और के जीवन की कहानी का वर्णन कर रहा है, जिसमें जो वर्णन कर रहा है, जो बता रहा है, वो क्या करता है? अपने जीवन के या सामने वाले व्यक्ति के जीवन के अनुभवों को साझा करता है। जैसे एक किताब का नाम आपने सुना होगा, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है, जीवनी है एक तरह से। उसमें उनके जीवन की घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है, लेकिन लिखने वाले कोई दूसरे हैं। तो जो जो घटनाएं उनको उनके जीवन का पता चला, उनको उन्होंने क्या किया? शब्दों में वर्णित करते हुए किताब लिख दी। ठीक है? तो कथा एक तो ये हो गई जो घटा है अपने अनुभव को साझा करते हुए। दूसरी क्या हो सकती है? कथा क्या क्या हो सकती है? जीवन की कहानी। दूसरी क्या हो सकती है? कोई खास अनुभव की कहानी, किसी खास अनुभव की कहानी। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया कि एक बार वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और डॉक्टर सतीश धवन उस समय उनके चीफ थे और एक सैटेलाइट लॉन्च फेल हो गया था। तो प्रेस ब्रीफिंग में जाकर के ये जानकारी देनी थी, तो उन्होंने सबको रोक दिया और फेलियर की जिम्मेवारी किसने ली? सतीश धवन ने स्वयं जाकर के ली। लेकिन जब अगली 2 साल के बाद दोबारा से सैटेलाइट लॉन्च हुआ और उस बार सक्सेसफुल हुआ,
तो सतीश धवन ने स्वयं जाकर के जिम्मेदारी लेने के बजाय जो जूनियर्स थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनको कहा कि आज आप जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। तो एक लीडरशिप का अनुभव कि एक अच्छा लीडर क्या होता है, अच्छा लीडर, अच्छा नेता वही होता है जो हार की जिम्मेवारी स्वयं ले और जीत का श्रेय सभी को दे। तो ये एक उनके जीवन का अनुभव था जिसको उस किताब में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि कहानी कथानक कोई कल्पना भी हो सकती है। कल्पना जो हुआ नहीं है, जैसा आप चाहते हैं। ठीक है। जो घटना घटी नहीं है, जो आपके जीवन का अनुभव नहीं है, लेकिन आप एक काल्पनिक रूप से देखते हैं कि आप चाहते हैं ऐसा होता। जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो ये क्या है, इसमें आप कैसी घटना का उल्लेख करेंगे? तो जो आप अपने जीवन में चाहते हैं और शक्ति मिलने के बाद उन कार्यों को पूरा करने की क्षमता मिल जाएगी, तो आप क्या-क्या करते? तो भविष्य की संभावनाओं के बारे में, भविष्य की संभावनाओं के बारे में चर्चा। संदर्भ में कहानी। ठीक है। तो ये काल्पनिक कहानी भी हो सकती है। ठीक है। तो कल्पना तो कर ही सकते हैं ना, तो काल्पनिक कहानी को भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कई बार जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, जिनके साक्ष्य पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या कह देते हैं कि ये कल्पना भी हो सकती है। पौराणिक कथाएं जो हमारे विश्वास से संबंधित है, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, जो हमारे विश्वास से संबंधित है। ठीक है। या फिर एक और उदाहरण ले लीजिए। गीता, आप सभी ने गीता का नाम सुना होगा, श्रीमद् भगवत गीता। अब गीता को प्रस्तुत करने वाले लोगों ने अलग अलग स्वरूप में अलग अलग अर्थों के साथ प्रस्तुत किया, लेकिन इसी दिशा में जब मैंने एक ब्रह्मा कुमारीज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक संगठन है। तो ब्रह्म कुमारीज में एक जो उसकी स्पोक्स पर्सन है, ठीक है, एक महिला है जिनका नाम है उषाबेन। तो उन्होंने गीता की जो व्याख्या की है, तो उन्होंने कहा कि महाभारत एक कहानी है जो गीता के जो अर्थ हैं, गीता का जो उद्देश्य है, उसी को समझाने के लिए कहानी के स्वरूप में पिरो करके बताया गया है। अब इंटरप्रिटेशन अलग हो गया, व्याख्या करने का तरीका अलग हो गया। जैसे सत्य की सदा विजय होती है, ये मानिए कि ये आपको मैं टॉपिक दे दूं, सत्य की सदा जय होती है। अब आपको मैं यदि कहूं कि सत्य की सदा जय होती है, तो शायद इस बात को अपने आप से जोड़ने समझने में आपको कठिनाई आ सकती है। लेकिन यदि मैं आपको किसी कहानी के माध्यम से बताऊं कि पांडवों के जीवन में निरंतर आपको दुख ही देखने को मिलेगा। दुख कैसा कि पहले बचपन में भेदभाव, उसके बाद लाक्षागृह की घटना। जिन लोगों ने महाभारत के बारे में पढ़ा होगा उनको पता होगा कि लाक्षागृह की घटना, कि उनको भेजा गया तीर्थाटन पे, वहां गए तो जिस भवन में वो रह रहे थे उसमें आग लगा दी गई। ठीक है। तो सारी घटनाओं के बावजूद उसके बाद उन्हें अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए भी क्या करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। और अंत में लेकिन क्या हुआ, चूंकि वो सत्य कर्मों पे थे तो उनकी जीत हुई, उनको सत्ता प्राप्त हुई। तो कहने का मतलब, यदि किसी बात को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करके समझाया जाता है, तो आपके लिए समझना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्लियर है यहां तक?
तो कथानक निबंध ऐसे निबंध होते हैं जो वर्णन करता अपने जीवन का कोई अनुभव, किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का अनुभव, कोई कपोर कल्पना जैसा वो होना चाहता है, जिस तरह से वो कदम उठाता है उसके होने के लिए, ठीक है, या फिर किसी काल्पनिक घटना का विश्लेषण करता है। तो ये आपका निबंध कथानक निबंध होगा। गांधी जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं, देखते हैं कथानक निबंध कैसे। कथानक निबंध में एक जो और आवश्यकता होती है वो होती है कि आप क्रमिक रूप से चीजों को प्रदर्शित करते हैं। कथानक निबंध लिखने के लिए आप क्या करते हैं, एक क्रम में लिखते हैं, क्रमिक प्रवाह होता है। अब क्रमिक प्रवाह से क्या तात्पर्य है, एक घटना के बाद दूसरी घटना, एक घटना के बाद दूसरी घटना का होना। अब जैसे आप कहेंगे कि इससे क्या तात्पर्य है, तो किसी भी व्यक्ति की जीवनी यदि आपने पढ़ी होगी, या आप लोगों को मैं कहूंगा कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो गांधी जी की आत्मकथा है उसे जरूर पढ़ें। ये आपके जीवन को एक दिशा देने के साथ साथ ठीक है, एक दिशा देने के साथ साथ आपके एग्जाम में भी बहुत मदद करेगी, क्योंकि गांधी एक ऐसे टॉपिक है जो हर विषय से जुड़े हुए हैं। गांधी इतिहास में भी हैं, गांधी समाज में भी हैं, गांधी पॉलिटी में भी हैं, गांधी अंतरराष्ट्रीय संबंध में भी हैं। अभी आपने देखा कि G20 का समिट हुआ भारत में, तो राजघाट पर सभी देश के नेता लगभग गए थे, जाकर के वहां देख के आए, ठीक है। गांधी का आर्थिक दृष्टिकोण भी है। डीपीएसपी में आप देखते हैं कि गांधीयन प्रिंसिपल को अलग से डीपीएसपी में रखा गया है। तो बताइए, जब हम इतनी जगह गांधी हैं, तो एक किताब अगर गांधी के जीवन की पढ़ लें तो कोई नुकसान है क्या, ठीक है। कथानक निबंध का एक एग्जाम्पल भी बता दीजिए। मैं एक नहीं, मैं दो बताऊंगा, क्यों जल्दी कर रहे हैं, क्यों। क्लास के साथ धैर्य के साथ रहिए, मैं एक नहीं दो बताऊंगा, मैं लिख के लाया हूं, टॉपिक आपको दिखाया ना अभी, ठीक है। बस मैं ये बताने के लिए कि क्रमिक प्रवाह कैसे होता है, ये बताने के लिए मैं पीछे आया था वापस, ठीक है। क्रमिक प्रवाह जैसे कि किसी की जीवनी यदि आप पढ़ेंगे, तो सबसे पहले उसके परिवार की पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। क्या किसी की जीवनी में, चाहे कोई भी, गांधी की पढ़ें या जीवन में कभी, तो बिना परिवार की पृष्ठभूमि के जीवनी नहीं होती। रामायण भी जब आप पढ़ेंगे तो रामायण में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, राजा दशरथ के परिवार के जो सदस्य रहे हैं उनका एक सामान्य परिचय आपके सामने आता है। तब रामचंद्र जी का जन्म होता है, फिर राम का जन्म, या फिर जिस व्यक्ति की जीवनी पढ़ रहे हैं उसका जन्म और जन्म से जुड़ी घटनाएं। उसके बाद आप फिर पढ़ेंगे उसके बचपन की घटनाएं। इसके बाद फिर जैसे वो बड़ा होगा उसके शिक्षा अध्ययन कैसे हुई, कहाँ गुरुकुल गए, क्या क्या पढ़ाई किया, गुरु कौन थे, क्या क्या उनको सिखाया गया। उसके बाद उनके विवाह और जो गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ है उसकी बात करते हैं। फिर से आगे बढ़ेंगे, तब व्यक्ति कुछ ना कुछ तो काम कर रहा होगा, तो उसका कार्य व्यवहार, क्या काम कर रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति, उसका रोजगार। फिर वो बड़ा होकर के यदि कोई स्टेप लेता है तो उसकी चर्चा करते हैं। फिर वो व्यक्ति वृद्ध होता है और अपने अनुभवों के साथ एक दिन क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। तो प्रत्येक क्रम एक दूसरे के बाद आता है।
एक प्रवाह में आप जैसे-जैसे एक घटना खत्म होगी, दूसरी घटना की बात होगी, दूसरी घटना खत्म होगी, तीसरी घटना की बात होगी। तो इस तरह से आपका निबंध चलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? कि कोई भी कथानक निबंध एक घटना के बाद क्रमिक प्रवाह में एक घटना के बाद दूसरी घटना का जिक्र करते हुए लिखा जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति? समझने में कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं एक टॉपिक पर। कथानक निबंध का एक टॉपिक। इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे? तो मैंने कहा ना कि जब जीवनी में जैसे क्या करते हैं, परिवार की पृष्ठभूमि। तो जब टॉपिक की बात करेंगे, एक यादगार यात्रा अनुभव, अज्ञात की खोज। ठीक है? अर्थात आप निकले हैं भटकने के लिए, लेकिन कुछ उद्देश्य के साथ। अब देखिए किसने आपको क्या सुझाव दिया है, प्रत्येक व्यक्ति का तरीका अलग-अलग हो सकता है रंजीत, ठीक है? मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको कुछ किताबें पढ़नी चाहिए। किताबों के पढ़ने से, न्यूज़पेपर के पढ़ने से आपको क्या होता है कि एक भाषा शैली मिलती है और थोड़ा-सा आपके सोचने का दायरा बढ़ जाता है, ठीक है? बाकी क्लासेस हैं, पीपीटीज़ हैं, नोट्स हैं, ये तो आपके लिए मतलब हैं ही, ठीक है? वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। सर जी, अभी आपने कहा कि महाभारत में क्या था? महाभारत को कथानक निबंध के लिए यूज़ में ले सकते हैं। जो निबंध लिखेंगे तो क्या हमें उसी कथा के अकॉर्डिंग चलना होगा या सर उसका कुछ-कुछ जगह। मैंने महाभारत का ज़िक्र किया कि महाभारत जो लिखा गया है, वो एक परिवार की कथा ही है ना, पूरी कहानी शुरुआत से लेकर के अंत तक। तो ये एक उदाहरण है। उसी प्रकार जब आप अपना निबंध लिखेंगे, तो निबंध भी एक प्रवाह में लिखेंगे। एक घटना के बाद दूसरी घटना के बाद तीसरी घटना के बाद चौथी घटना और इस क्रम में लिखा जाएगा, ठीक है? आ जाइए टॉपिक पे। एक यादगार यात्रा अनुभव, अज्ञात की खोज। अज्ञात क्या होता है? जिसकी जानकारी नहीं है। जिसकी जानकारी है, महाभारत जैसा निबंध नहीं लिखना होता है। आपको मैंने 3 तरह के निबंध की बात की। दार्शनिक निबंध के टॉपिक हो सकते हैं, कथानक निबंध के टॉपिक हो सकते हैं और विश्लेषणात्मक हो सकते हैं। तो कथानक निबंध के जो टॉपिक होंगे, वो महाभारत या रामायण के जैसे हो सकते हैं, आपको उसी तरह से लिखना है। ये मैंने कहा, ठीक है? कुछ टाइम पे कुछ भी याद नहीं आता है, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते ना। कुछ तो आना चाहिए। शून्य में तो आप जा नहीं सकते, ठीक है? ठीक है? तो वापस यहाँ पे ध्यान दीजिए अब। टाइप करना बंद कर दीजिए प्लीज़, ठीक है? एक यादगार यात्रा अनुभव, अज्ञात की खोज, ठीक है? आप अपने जीवन में यात्राएँ करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति यात्रा करता है। पारिवारिक यात्रा हो सकती है, ठीक है? पारिवारिक यात्रा हो सकती है, आप अपने परिवार में यात्रा करते हैं। जैसे ननिहाल जाते हैं, बुआ के यहाँ, फूफा जी के यहाँ, ठीक है? घूमने जाते हैं गर्मियों छुट्टियों में। या फिर किसी दार्शनिक स्थान पर जाते हैं जहाँ कुछ आप जान जाते हैं तो जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है? तो यात्रा एक समृद्ध अनुभव है, जो हमारे सोच को व्यापक बनाता है। क्योंकि ज मतलब
कुएं के मेढक के लिए पूरी दुनिया क्या होती है? कुएं तक सीमित होती है। जैसे ही आप सिमल में, ये 2023 का टॉपिक है। मैंने अभी क्लास शुरू करने से पहले आपको कहा कि 2023 के टॉपिक के सभी निबंधों की चर्चा मैं लास्ट मॉड्यूल में करूंगा। मुझे ये नहीं समझ में आता कि किस बात की जल्दी में रहते हैं आप लोग, किस बात की हड़बड़ाहट है। अभी जहां बात कर रहे हैं, अभी की बात तो कर लीजिए। पता चला कि अभी वाला भी छूट जाएगा और बाद वाला भी आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी वाली बिना बचपन के जवानी नहीं हो सकती, बिना जवानी के बुढ़ापा नहीं हो सकता। तो जीवन का क्रम भी अध्ययन की तरह ही, आप बिना सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास पास किए हुए 10वीं नहीं पास कर सकते। तो एक क्रम से ही चलेंगे ना। तो इसी प्रकार से आपके लिए जो मॉड्यूल मैंने बनाया है, बहुत मेहनत करके बनाया है। तो मैं अपने धैर्य के साथ-साथ मेरी मेहनत के लिए भी थोड़ा-सा जो है सो सम्मान करिए, कि आपके लिए जो मैंने बनाया है, वो मेरा जो है सो पिछले 4-5 साल का तजुर्बा होगा तैयारी का, उसके बाद के 4-5 साल के पढ़ाने का, तो उस 10 साल का तजुर्बा इसमें शामिल है। तो थोड़ा धैर्य बहुत आवश्यक होता है, ठीक है? अज्ञात की खोज का अर्थ बताया कि वो चीज जिसके बारे में जानकारी नहीं है, जब उसका पता करने आप निकलते हैं तो आप अज्ञात की खोज करते हैं, ठीक है। यात्रा क्या करती है? एक समृद्ध अनुभव है। समृद्ध क्यों? क्योंकि आपको जो जहां तक अभी तक आपने सीमित चीजें देखी है, जैसे कुएं के मेढक के लिए संपूर्ण विश्व कुएं तक ही सीमित होता है, लेकिन जैसे ही, ठीक है, वैसे जैसे ही कुआं मेढक निकल करके कुएं से और तालाब में जाता है, तो उसको लगता है अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, ये कुछ नई दुनिया में हम आ गए। वही मेढक जब समुद्र में चला जाएगा, तो उसको तो पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसने तो बहुत सोचा भी नहीं था कि कितनी व्यापक दुनिया है। तो यात्रा आपको क्या करती है? आपके सीमित क्षेत्र से बाहर निकाल करके आपको नए-नए आयामों से आपका परिचय कराती है। ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत यहां पे समझने में? तो ये क्या करता है? आपके सोच को व्यापक बनाता है। अब जैसे मानिए कि आपने जीवन में कभी गांव से शहर नहीं आए और पहली बार आपने शहर की यात्रा की। आपने पहली बार लिफ्ट देखा कि आदमी उसमें जा रहा है और 12 मंजिल पर तुरंत पहुंच गया। आपने स्वचालित सीढ़ियां देखी, जिसको एक्सीलेटर कहा जाता है, मॉल्स में जो होते हैं। तो पहली बार उसमें चढ़ने में डर लगता है। फिर आपके सोच का विस्तार होता है कि कैसे उस पे जो है सो निरंतर कदम देते हुए अपने शरीर को आगे की तरफ रखेंगे, तो ना गिरेंगे और उस पे आराम से चढ़ के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है। हमें विविध संस्कृतियों यात्रा करने से क्या होता है कि आपको आपका जो है वो तो आपके पास है। जैसे मेरे गांव, मेरा परिवार, ये तो मेरा है। मेरा समाज, मेरा धर्म, मेरी आर्थिक स्थिति, जो मेरी है उसमें तो मेरी परवरिश हुई है, तो उसकी तो जानकारी मुझे है। लेकिन जब तक हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तो ऐसा भी कुछ है और होता है, ऐसी भी कोई संभावना है, ये वाली स्थिति में आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे। तो विचारों को स्वतंत्र कराने के लिए यात्रा एक बहुत ही बेहतर माध्यम है, या फिर ज्ञान अर्जन करने के लिए भी यात्रा एक बहुत ही बेहतर माध्यम है। संपूर्ण जीवन के लिए क्यों लिखेंगे जब हम केवल यात्रा की बात कर रहे हैं? तो एक यादगार यात्रा, जिस यात्रा ने आपको क्या किया, आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया।
ठीक है? तो अब आता है कि अब कहेंगे कि कैसे ये आता है? तो हर किसी के जीवन में आपने इतनी कहानियाँ सुनी होंगी कि आपको पता चलता होगा कि आप अपनी स्थिति से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपको नए का पता ही नहीं चलेगा। तो यात्रा आपको विविध संस्कृतियों दूसरों के परिवार, दूसरे समाज, दूसरे धर्मों से क्या कराता है? आपका परिचय कराता है। ठीक है? और उन परिचय के माध्यम से आपके ज्ञान में क्या होता है? निरंतर वृद्धि होती है। यदि यूपीएससी की आप तैयारी ही ना करें तो क्या दिक्कत है बताइए? यदि मेरा जन्म ही नहीं हुआ होता तो क्या दिक्कत है? एक घटना है कि अमिताभ बच्चन जब अपनी नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने उन लोगों ने बहुत विचार किया, सोच समझ के सारे दोस्त चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चूँकि हमारे पिताजी ने हमें बिना पूछे हुए पैदा कर दिया, इसलिए हमारी नौकरी नहीं लग रही है। हम कहीं सेटल नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो अपने घर गए, उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन, प्रख्यात कवि, उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, आज मुझे पता चल गया कि मैं सेटल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। पिताजी ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपने बिना पूछे हुए हमसे जो है ना पैदा कर दिया हमको। तो अब चूँकि बिना पूछे हुए पैदा कर दिया, तो अब इसीलिए मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। तो जो व्यक्ति ज्ञानी और गंभीर होता है, वो तुरंत जवाब देने का आदी नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ नहीं बोले, चुपचाप सोने चले गए। सुबह जब उन्होंने मतलब मॉर्निंग वॉक पर जाने लगे, तो उन्होंने एक चिट्ठी सिरहाने में रख के और फिर निकल गए। अमिताभ बच्चन उठे, तो उन्होंने वो चिट्ठी देखी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें इसलिए बिना पूछे पैदा किया क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे साथ यही किया। उनके पिताजी ने भी उनके साथ यही किया था। तुम एक नई रीत कायम करना, अपने बच्चे को पूछकर उसको पैदा करना। ठीक है? तो कहने का तात्पर्य है कि यात्रा की बात हो रही है, कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं दुनिया में जिसने कोई यात्रा नहीं की होगी। आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, वह भी एक छोटी यात्रा है। उसमें भी आपको नई-नई चीज़ें देखने को मिलता है। अब यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी घर से बाहर ही नहीं निकले, तो फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आज आप सिनेमा के माध्यम से यात्राएँ करते हैं। आज आप टीवी सीरियल्स के माध्यम से, वेब सीरीज़ के माध्यम से यात्राएँ करते हैं। आज आप इंटरनेट के माध्यम से यात्रा करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप दुनिया से जुड़े हुए होते हैं। तो बिना यात्रा के यह संभव है क्या? यात्रा का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप फिजिकली एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएँ। यात्रा से तात्पर्य वैचारिक यात्रा का भी होता है। दूसरों की जानकारी प्राप्त करने का जो तरीका है, उसको यात्रा कहा गया है। ठीक है? तो मर्म को समझने का प्रयास कीजिए। 4 दिन से जो मेरी बात हो रही है, मैं हमेशा आपसे सिर्फ यही कह रहा हूँ कि शब्दार्थ में मत घुसिए कि ये चीज़ ही होगा। उसके मर्म, उसके अंदर के भाव को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है? तो ये क्या करता है आपको? नए समाज से आपका परिचय कराता है। आपको दूसरे धर्मों के लोगों के प्रति पास ले जाएगा तो उनके बारे में जानकारी बढ़ेगी। आपको जैसे मानिए कि मेरा परिवार किसान का परिवार है। ठीक है? तो मेरे परिवार में यदि मुझे जो जानकारी मिलेगी, वो एक किसान की मिलेगी, खेती की मिलेगी। लेकिन जब मैं दूसरों के साथ जुड़ूँगा, दूसरे के पास जाऊँगा, तो वहाँ पे मुझे नए आर्थिक दृष्टिकोण देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो
विविध संस्कृतियां, विभिन्न परिदृश्य, विभिन्न दृष्टिकोण, सोचने की अलग-अलग, देखने का अलग-अलग नजरिया मिलता है। मैंने जितनी भी यात्राएं की है, यात्रा का अनुभव ऐसा है जो वास्तव में यादगार है। क्यों? क्योंकि जीवन के हर यात्रा में आपको कुछ न कुछ नया जरूर मिलता है। जैसे जब तक मैंने ताजमहल की यात्रा नहीं की थी, उसके बारे में बहुत पढ़ा, लेकिन ताजमहल देखने कभी नहीं गया था। तो मैं भी सुनता था कि हाथ जो है ना काट दिया गया था सभी का। लेकिन ये लॉजिकली कभी सोचने का प्रयास भी करता था तो समझ नहीं आती कि कैसे कोई किसी हजारों मजदूर का हाथ एक दिन में काट सकता है। तो ये एक प्रोवर्ब है, हाथ काटना अर्थात रोजगार छीन लेना। उनको कहीं बाहर काम करने की अनुमति नहीं थी। उनको कहा गया कि अब तुम जीवन में कहीं और काम नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो रोजगार छीन लेना भी हाथ काटना होता है। जैसे कहते हैं ना, जितने हाथ उतनी आय। अर्थात कि हाथ होगा तभी तो आप काम कर पाएंगे, तभी तो आपको आय का साधन मिलेगा। ठीक है? तो हमेशा संदर्भ को देखना चाहिए। ठीक है? तो मुझे अपरिचित स्थलों, अब देखिए यात्रा क्या करती है, जहां जिसके बारे में नहीं जानते हैं, तो उस स्थान पर ले जाएगी। मानिए घर में है, घर में आपने लोगों की आवाज सुनी, आपके परिवार में जो मवेशी हैं उनकी आवाज सुनी, लेकिन जब आप जंगल में जाते हैं तो वहां क्या अलग अलग जीव जंतुओं की आवाज सुनते हैं। तो नई नई ध्वनियों से, मोटर बाइक की कैसी ध्वनि होती है, कार की कैसी आवाज होती है, जनरेटर की कैसी आवाज होती है, हर चीज के बारे में क्या होता है, आपका तजुर्बा होता है। ये गलत लिखा हुआ है जिस भी किताब में आपको मिला है कि तलवार से हाथ काट दिया है सो। ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। ठीक है? संवेदनाओं में डुबोते हुए अज्ञात गंतव्य की ओर ले गई, अज्ञात जिसके बारे में नहीं जानते। तो जीवन का तजुर्बा हमेशा आपको कैसे मिलता है, जब आप यात्रा करते हैं। तो ये एक सामान्य परिचय है। अब इसको आप अलग अलग तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं कि यात्रा की शुरुआत कहां से होगी। कहते हैं ना कि पहला कदम जो होता है वो आधी सफलता के बराबर होता है। क्यों सर, राजा है हाथ काट सकता है, लेकिन हजारों आदमी का हाथ अगर एक दिन में काटेगा तो वो हजारों लोग विद्रोह नहीं करेंगे। एक आदमी का हाथ काट देना एक बार में जस्टिफाइड है, 50 आदमी, 100 आदमी का। लेकिन एकाएक 1000 आदमी का कहा जाए कि हाथ काट देंगे, तो 1000 लोग ऐसे ही शांत है, उनमें कोई शरीर नहीं है, मांस नहीं है, उनमें भावनाएं नहीं है। ये बताइए। एक्चुअली क्या है, इन बातों को समझिए कि मार्बल का काम किया गया है, तो आज मार्बल की घिसाई मशीनों से होती है, लेकिन पहले जिस समय वो बना था, आज से 350 साल पहले, तो मार्बल हाथ से घिसा जाता था। एक मार्बल को दूसरे मार्बल से घिस करके चिकना किया जाता था। तो आपने कभी गौर किया होगा कि जो लोग पान बना करके बेचते हैं, पान जो बनाते हैं, उनकी उंगली में कत्था ऐसा लगा होता है कि साफ कितना भी साफ करे वो नहीं छूटता है। तो उसी प्रकार घिसते घिसते, गूगल मेरी किताब नहीं है और गूगल मेरे ज्ञान का स्रोत नहीं है। ठीक है? आपके लिए हाथ काट दिया था, मान लिया, मेरे लिए हाथ नहीं काटा गया था, रोजगार छीन लिया गया था। ठीक है? आप कुछ ऑथेंटिक किताबें पढ़िए, उसके बाद इस बात पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है किसी यात्रा का, वो होता है यात्रा के लिए तैयार होना, कि मुझे निकलना है। कॉल फॉर एडवेंचर। क्योंकि जब तक आप यात्रा के लिए अपने कंफर्ट लाइफ को कोई नहीं छोड़ना चाहता।
नई शुरुआत के लिए हमेशा अपने कंफर्ट जो लाइफ है, उसको छोड़ना पड़ता है। तो यात्रा के लिए तैयार होना मानसिक, शारीरिक इंडियन आर्काइव्स हमारा जो है सो सारे पुराने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स का जो है सो स्रोत है। यदि आप पीएचडी करना चाहें तो ज़रूर वहाँ पे जाइए, इतिहास में पीएचडी कीजिए, वहाँ पे सारे आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और कोई भी डॉक्यूमेंट इस चीज़ क की पुष्टि नहीं करता है कि फिज़िकली किसी के हाथ काट दिए गए थे। ठीक है? वापस आ जाइए निबंध पर। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप पूरी कहानी में घुस जाते हैं। अब उस वही कहानी अगर बताने लगूँ तो फिर निबंध कब बताऊँ, ये बताइए? उदाहरण को उदाहरण की तरह समझना चाहिए। ठीक है? चलिए, तो यात्रा से पहले की प्रत्याशा, उत्तेजना का वर्णन करें। सबसे पहले कि कहीं जाने जैसे आपको बुआ के यहाँ जाना होता है गर्मी छुट्टी में या फिर अपने ननिहाल जाते हैं, तो जाने का एक्साइटमेंट अपने आप में अलग होता है। क्योंकि आपके मन में होता है कि जब आप ननिहाल जाएँगे, ठीक है? तो वहाँ पे आपको खुली छूट मिलेगी, वहाँ पे कोई डाँटेगा नहीं, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, खूब खेलने को मिलेगा, गर्मी की छुट्टी है तो आम खाने को मिलेंगे, ठीक है? तो जो यात्रा से पहले का जो एक्साइटमेंट होता है या फिर आप यात्रा क्यों करना चाहते हैं, उसका वर्णन कीजिए। जैसे महात्मा बुद्ध एक सुदृढ़ उदाहरण है। उन्होंने घर क्यों छोड़ दिया? वो क्यों यात्रा पर निकल गए? उनके मन में 4 प्रश्न थे। उन 4 प्रश्नों का उत्तर ढूँढने के लिए वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उनको लगा कि यहाँ रह कर के तो ये नहीं खोजा जा सकता है। तो उन्होंने अपने सारे कम्फर्ट लाइफ को क्या किया? त्याग करके घर से निकल गए। तो यही चीज़ जीवन में होता है या फिर जैसे आप अपने जीवन को ही सोचिए ना कि जब कभी ऐसी जगह जहाँ जाना आपको अच्छा लगता है और बचपन में ननिहाल जाना सबको अच्छा लगता है। तो वहाँ जाने से पहले का जो एक्साइटमेंट है, उसकी चर्चा आप कर सकते हैं। क्योंकि एक कल्पना दिमाग में होती है कि जब आप ननिहाल जाएँगे, कॉल ऑफ एडवेंचर का मतलब है अज्ञात के बारे में निर्णय लेना कि मुझे यात्रा पर निकलना है। अब आपको अच्छा नहीं लगता तो फिर मैं क्या ही कहूँ। आप लोग हर चीज़ का लिटरल मीनिंग लेते हैं। मैं नहीं कह रहा कि ननिहाल जाना ही एकमात्र उदाहरण हो सकता है। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे मुझे खाना अच्छा लगता है, तो अगर मुझे पता चल जाए कि फलाने जगह ये चीज़ बहुत अच्छी मिलती है और टेस्टी होता है, ठीक है? तो मैं एक बार कम से कम एक्सप्लोर करने वहाँ ज़रूर जाता हूँ। यदि वो 100 किलोमीटर के दायरे में है, तो 100 किलोमीटर तक मैं जाने को तैयार होता हूँ। तो ये मेरा एक्साइटमेंट है। आपका कुछ अलग हो सकता है। तो कोई भी यात्रा आप कब करते हैं? जब आपके मन में कुछ जानकारी होती है। उसी जानकारी को वेरीफाई करने के लिए करते हैं ना। जैसे ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं आजकल, करंट एग्जांपल ले लीजिए। तो वो क्यों यात्रा करते हैं? तो पहला उनका होता है कि इसी बहाने उनको दुनिया देखने का मौका मिलता है। दूसरा क्या होता है कि वो आपके साथ जानकारी साझा करके आपसे आय अर्जित करते हैं। ठीक है? मुझे डांस करना अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो आपको डांस करना यदि अच्छा लगता है, तो डांस भी ऐसा तो है नहीं कि सीधा डांस करने चले जाएँगे। डांस में भी कोई फ़ॉर्म होता है, बॉलीवुड का डांस होता है, क्लासिकल डांस होता है। आप उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है? तो एक अपरिचित जिसके बारे में जानकारी नहीं है, उसको जानने की जो लालसा है, गंतव्य का पता लगाने का निर्णय पर चर्चा करें।
कि आपको क्या लगता है कि आपको जब वहां पहुंच जाएंगे तो क्या मिलेगा? ये कल्पना जो है, रोमांच की इच्छा की, क्या एक्साइटमेंट आपको लगता है? कोलंबस या वास्को डी गामा जब यात्रा पर निकले थे, तो एक तो उनका उद्देश्य ये था कि उनको एक जगह की तलाश करनी थी। कोलंबस को भी भारत के समुद्री रूट की तलाश करनी थी और वास्को डी गामा को भी ये काम करना था। कोलंबस भटक करके कहां पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। वास्को डी गामा भारत आया। तो पहली बात ये एक्साइटमेंट ही थी कि भाई मैं जब खोज लूंगा तो मेरा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। कुछ नया करने की लालसा, कुछ नए जगह पर जाने की, जो सुना कुछ है कभी, उस सुने हुए चीज को सत्यापित करने की भावना जो है, ठीक है, अपने आप में क्या होती है? रोमांचक होती है, एक्साइटिंग होता है। ठीक है। गंतव्य का मतलब होता है डेस्टिनेशन। ठीक है। प्रेरित होकर मेरे आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखने की तरफ, कि यात्रा का एक्साइटमेंट इतना होता है अपने, कि आप जो है ना ये भी नहीं देखते हैं कि यहाँ पे मेरे सोने के लिए अपना अलग बिस्तर है, टाइम पे खाना मिल जा रहा है। ठीक है। तो ये रोमांच, इसकी आपको जानकारी देनी है, इसके बारे में बात करनी है। जो बैकग्राउंड की बात मैंने की, कि किसी भी कहानी का एक बैकग्राउंड देना होता है, कि आप यात्रा क्यों करना चाहते हैं, किस किस बात ने आपको इस यात्रा के लिए प्रेरित किया। अब जैसे बुद्ध के जीवन को ले लीजिए, तो एक कंट्राडिक्शन उनके लाइफ में देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने जो जिंदगी जी थी उसमें कोई कष्ट नहीं था, सब कुछ आसानी से, सुगमता से, सुलभता से उनको मिल रहा था। एक बार जब बाहर निकले तो उनको क्या लगा कि यार दुनिया में क्या क्या है, दुख है, गरीबी है, कष्ट है, पीड़ा है। तो ये क्यों है? इस बात ने उनको, बिल्कुल चूंकि नया था, तो इस बात ने उनको क्या किया, अंदर से झकझोर दिया। अब इच्छा क्या हुई कि मैं इसको जानना चाहता हूं। तो जानने के लिए उनके पास क्या उपाय था, कि महल में यदि रहते तो कभी कोई बाहर जाने नहीं देता, तो चुपचाप उन्होंने घर का त्याग कर दिया। अब वो जानने की जो ललक थी, जानने का जो एक्साइटमेंट था, वो उसने क्या किया उनको, कि सिद्धार्थ से बुद्ध बना दिया। तो यही यात्रा जो होती है, आपके जानने की ललक के बैकग्राउंड की बात करती है। तो यहाँ पे आप अपनी यात्रा के पीछे के बैकग्राउंड को, जो पृष्ठभूमि है, उसकी बात कर देंगे। कोई दिक्कत? अपरिचित में खो जाना, दूसरा हेडिंग है ये। आप सभी लोग जब तैयारी में आए होंगे, जब इसके बारे में जानकारी मिली होगी, तो पहली चीज क्या मिली होगी? पहली चीज आपने क्या देखा होगा, कि एक आईएएस बनने के बाद लाइफ कैसा होता है। लगभग हम लोग किसी न किसी तरह से अपने जिले के कलेक्टर की लाइफ को तो जरूर देखते हैं, और एक आईएएस की सबसे लेविश लाइफ जो होती है, वो कलेक्ट्रेट में होती है, क्योंकि वो अपने जिले का मालिक होता है। जहां जा रहा है, दो गाड़ी आगे, दो गाड़ी पीछे चल रही है सिक्योरिटी की। जिस एरिया में पहुंचा है, वहां का पुलिस स्टेशन पूरा उसके पास है। ठीक है। अपने ऑफिस में एकदम गेट खोलने के लिए गेट पे एक संतरी खड़ा होता है। तो ये एक आपको जो है ना अट्रैक्शन है, एक लाइफ है, ये दिखता है सबसे नजदीक में। सोशल समाज में कि अरे आईएएस कलेक्टर साहब आए हैं, एक इज्जत है, तो आपको वो नीड पूरी होती है। तो ये एक्साइटमेंट जो है, जी ऐसे ही टॉपिक आते हैं। ठीक है। तो गंतव्य की एक ज्वलंत तस्वीर प्रस्तुत करें, कि आप जो चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी दीजिए। अपने लक्ष्य, उद्देश्य,
इसके बारे में जानकारी दीजिए। अब क्या है कि यात्रा के लिए आपको क्या होता है कि एक भय भी होता है। जैसे सभी यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग जब एग्जाम में बैठते हैं, तो उनके मन में एक डर होता है कि मैंने साल भर का समय लगाया है तैयारी में, यदि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा? सबके मन में डर होता है। तो यात्रा के लिए भी जब आप निकलते हैं, तो उस यात्रा चूँकि सब कुछ अनजान है, तो उसके संदर्भ में भी आपके अंदर एक डर होता है। ये आपके जीवन की बात है, तो उसके लिए भी डर होता है, तो उस डर को, भय को बताएँगे। क्यों? अब यात्रा में क्या-क्या भय हो सकता है? अपरिचित भाषाएँ। अब मानिए कि नॉर्थ इंडियन कोई साउथ की यात्रा पर जाएगा, वहाँ पे भाषा समझने में दिक्कत होगी। वो कैसे कम्युनिकेट करेगा क्योंकि मानिए मुझे तमिलनाडु जानी है और मुझे मद्रासी तो आती नहीं है। मैं केरल पहुँच गया और मुझे मलयालम आता नहीं है, तो कम्युनिकेट करने में एक दिक्कत होगी। वहाँ के रीति-रिवाज अलग होंगे। तो कुछ भी जब आप नया देखते हैं, तो आप क्या करते हैं? उसमें खो जाते हैं। जैसे बच्चे को जब नया खिलौना मिलता है, तो जितना एक्साइटेड होके वो खेलता है, उसके 4-5 दिन, 6 दिन बाद उतना ही एक्साइटमेंट नहीं होता है। जैसे जो लोग ये तैयारी करने दिल्ली आते हैं, तो आप देखेंगे कि शुरू के 2-3 महीने में जितना टूरिस्ट प्लेस है दिल्ली में, सब घूम लेते हैं और उसके बाद फिर घर से निकलने का मन नहीं करता। उसके बाद वो सिर्फ़ तैयारी पे काम करते हैं। तो नई चीज़ें आपको क्या करती हैं? एक्साइटमेंट देती हैं। आप नए रीति-रिवाज़ देखते हैं, उनके तरीके देखते हैं, परंपरा, खाने की शैली, ठीक है? हाँ, जैसे दिल्ली आते हैं या फिर आपको गाइडेंस मिलता है कि इस विषय के लिए ये किताब पढ़नी चाहिए, इस विषय के लिए ये किताब पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी ये पढ़नी चाहिए। आप पहले दिन उठते हैं, सीधा दुकान पे गए, भैया ये सब दे दो और सब जब लेकर के चले जाते हैं, फिर एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब तो दिख रहा है ना कि इतनी किताबें पढ़नी हैं, इतनी मोटी-मोटी किताबें हैं और सब पढ़नी है। तो अब इतना सोच करके ही फिर पढ़ने की इच्छा जो है ना थोड़ी देर के लिए मर जाती है। फिर दूसरा बूस्ट चाहिए होता है कि नहीं मुझे आईएएस बनना है। तब आप क्या करते हैं? एक-एक विषय की किताब उठा कर के पढ़ना शुरू करते हैं। तो नई चीज़ एक्साइटमेंट देती है कि नहीं देती है? तो उस नई चीज़ के बारे में उनके साथ जो चुनौतियाँ उत्पन्न हो उसके बारे में चर्चा करनी है। और फिर जो-जो चुनौतियाँ आपने साझा की, जो-जो आपको मिला, उस चुनौतियों का कुछ अनुभव तो होगा। मानिए भाषा ही चुनौती है, तो आप इशारे से बात करके किसी तरह समझने का प्रयास किया, ठीक है? या फिर आपने किसी ऐसी भाषा का प्रयोग करने की कोशिश की, जैसे आप अपनी भाषा में ही तो